वेलकम टू जेएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने काम करना है वो 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। हाउ काइनेटिक मोलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज़ हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि काइनेटिक मोलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर किस तरह हेल्पफुल है मैटर की डिफरेंट स्टेट को डिफ्रेंशिएट करने में, यानी कि इस मॉडल के थ्रू हम एक मैटर की डिफरेंट स्टेट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी हावनाव देती हूँ आपको काइनेटिक मोलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, जो आपके देखें ना, आपके पास कोई भी मैटर हो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, हमारे पास उसमें सॉलिड्स में होते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम सॉलिड को करेंगे हीटअप, सॉलिड को किया हमने हीटअप, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। और कोलाइड करेंगे, इतनी स्पीड से कोलाइड करेंगे, उस मैटर के फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे कि वो अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे। यानी अगर हमने सॉलिड को हीट दे के उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर हम लिक्विड को हीट एनर्जी देके उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज करवा दी है कि वो फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और इस तरह गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा में, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की। तो आए इसका जवाब पढ़ते हैं। According to kinetic molecular theory, the intermolecular distance is smallest in solid and it is largest in case of gases। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी एक एटम या एक एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो सॉलिड में सबसे कम होगा। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ऐसे ही है ना, टाइटली बाउंड होंगे तो उन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लिक्विड में थोड़ा सॉलिड से लिक्विड में थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए सॉलिड की निस्बत लिक्विड में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना मॉलिक्यूल्स में, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, डिस्टेंस सबसे कम है। और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें डिस्टेंस सॉलिड से अब ज़्यादा है। और जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस अब सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको थोड़ा ना विजुअली समझा दिया ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कह रहे हैं इंटरमोलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर में हम देखते हैं डिस्टेंस, देखते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का और गैस के मॉलिक्यूल्स का। जिनका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो मैटर, जिनका डिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा वो लिक्विड, और जिनका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनको हम क्या कहेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो इस तरह हम इस मॉडल की हेल्प से तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 7.3। Does there exist a fourth state of matter? What is that? मज़े का क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि मैटर की कोई फोर्थ स्टेट एग्जिस्ट करती है। तीन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना, तो कह रहे हैं अगर एग्जिस्ट करती है तो बताएं वो चौथी स्टेट है क्या। तो हम सबको पता है जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, प्लाज्मा है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। तो आए पढ़ते हैं ये क्या है। The fourth state of matter is called plasma, which is collision of positive ions at very high temperature। ये लाइट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको एक मैं इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। आपके पास ना एक गैस है, आप क्या करते हैं, उस गैस का टेम्परेचर थोड़ा हाई करते हैं और टेम्परेचर हाई करने के बाद आप क्या करते हैं, गैस में से गुजार देते हैं करंट को।
ठीक है ना। या अगर आप टेम्परेचर ना भी हाई करें, आपने गैस मॉलिक्यूल्स लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर से गुजार दिया आपने करंट को। जब आप करंट को गैस मॉलिक्यूल्स में से गुजारेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास एक बॉडी है, एक वुड है आपके पास, एक वुड को आप क्या कंसीडर करें, आप उसको एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें। अब यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अब लगा लें कि आपके पास ये जो लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और आपने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल से करंट पास करा दिया। यानी अब आपके पास लकड़ी थी और लकड़ी को आपने कुल्हाड़ी के थ्रू, कुल्हाड़ी से आपने क्या किया, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जो लकड़ी है वो मॉलिक्यूल है, जो आपके पास एक्स है यानी कुल्हाड़ी है, वो आपके पास क्या है, करंट है। ठीक है ना, करंट और एक्स, आई डोंट नो एक्स के क्या स्पेलिंग है, तो आप यही कंसीडर कर लें, कुल्हाड़ी एक्स जिसे कहते हैं। तो करंट हमारे पास कुल्हाड़ी है और वुड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। ओके, तो आपने क्या किया, जब इस मॉलिक्यूल में से करंट गुजारा तो ये मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया, यानी एक पॉजिटिव आयन में डिवाइड हो गया, एक नेगेटिव आयन में डिवाइड हो गया। इसको आप पॉजिटिव आयन कह दें और इसको आप नेगेटिव आयन कह दें। इस तरह से रियलिटी में हमारे पास ये होता है, जब आप मॉलिक्यूल्स में से करंट गुजारेंगे तो वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे, यानी वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाएंगे। और जब वो दोनों आयन्स आपस में कुलियन करेंगे, देखें जब करंट गुजरेगा ना और करंट गुजरेगा, आयोनाइजेशन होगी, तो हमारी गैसेस का ना ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई होगा और जहाँ जहाँ से करंट गुजरेगा आयोनाइजेशन होगी, तो वहाँ पे एक लाइट प्रोड्यूस होगी, एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगा। अब आपके घर जो ट्यूब लाइट्स हैं, जो बल्ब्स हैं, इनके अंदर क्या हो रही हैं, गैसेस हैं, और गैसेस में क्या हो रही हैं, इस तरह से आयोनाइजेशन हो रही है। उनके अंदर जो गैसेस हैं या जो मैटर की स्टेट है वो क्या है, प्लाज्मा है हमारे पास। जब आप करंट ऑन करते हैं, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑन करते हैं, तो आपके बल्ब के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं ज़्यादातर वो नियॉन गैस होती है। ठीक है, वो गैस को क्या होता है, उस गैस में से गुजरेगा करंट और नियॉन गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आयन्स बनेंगे तो उस गैस के अंदर फ्लैशेस ऑफ लाइट अपीयर होंगे, तो हमारे पास फिर ट्यूबलाइट या बल्ब लाइट वो जो रोशनी पैदा करेंगे वो हम फिर यूज़ करेंगे। तो प्लाज्मा की स्टेट हमारे पास घरों में इस्तेमाल भी हो रही है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ते हैं ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, वेल एंड गुड, विच इज कुलियन ऑफ पॉजिटिव आयन वेरी हाई टेम्परेचर या हाई स्पीड। जब हाई टेम्परेचर होगा तो उनकी स्पीड भी बहुत हाई हो जाएगी, और हमारे पास जो आयन्स होंगे उसके अंदर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, गैसेस के अंदर, वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करके हमें फ्लैशेस ऑफ लाइट्स प्रोवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखें 7.4 में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। कह रहे हैं कि अब बताएं हमारे पास डेंसिटी क्या है। तो आपको क्या लगता है कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का लफ्ज़ सुनते हुए सबके ज़हन में आता होगा गहराई। तो ठीक है, हम इसको गहराई भी कह सकते हैं, डेप्थ भी कह सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसको हम कैसे देखते हैं, तो आए आज हम देखते हैं कि डेंसिटी यानी जिसे हम आम जुबान में गहराई कहते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हम कैसे देख सकते हैं। डेंसिटी हम सॉलिड्स की भी देख सकते हैं, लिक्विड्स की भी देख सकते हैं, और गैसेस की भी देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द मैसेस पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में, एक स्मॉल वॉल्यूम के मास में जितनी उसकी गहराई होगी, एक स्मॉल मास के वॉल्यूम में जितनी गहराई होगी वो क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है ना, गहराई का लफ्ज़ मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा इजीली आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका कुछ वॉल्यूम भी होता है और उसका कुछ मास भी होता है। ठीक है ना,
तो अब क्या होगा, एक यूनिट वॉल्यूम यानी एक छोटे से वॉल्यूम का जितना मैस होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी कहलाएगी, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। ओके, अब हम इसके यूनिट्स देखते हैं। एम फॉर मैस, और मैस के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, किलोग्राम। एंड वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के क्या यूनिट होते हैं, मीटर क्यूब। जब ये वॉल्यूम ऊपर मैस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी के यूनिट हो गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी मैस पर वॉल्यूम। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। देखें, हाइड्रोमीटर अब हमारे पास एक डिवाइस है जो किस लिए यूज़ होती है, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द डेंसिटी, डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होती है। अब वो पूछ रहे हैं कि अब जो हाइड्रोमीटर है जिससे हम डेंसिटीज़ मेजर करते हैं डिफरेंट मैटर्स की, तो क्या वो मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ हो सकती है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कैसे। हाइड्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने सिंपली बता दिया कि उन्होंने पूछा भी हमसे येस और नो में ही है, लेकिन बुक पे हमें ये साइड इन्फॉर्मेशन में गिवन है। मैं आपको चलें वहाँ से समझाती हूँ। ये है अब हमारे पास हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हमारे पास कैसे है, ये देखें, इसकी बेस पे इन्होंने क्या रखा हुआ है, एक वेट रखा हुआ है, और जो इसकी ट्यूब है ये एक ग्लास ट्यूब बनी होती है जिसे हम स्टेम भी कहते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे रीडिंग्स मेंशन होगी 1 2 3 समथिंग, इट्स मे बी इट्स सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स में हो सकती हैं। ओके, तो नीचे हो गया हमारे पास वेट, और ये हमारे पास हो गई एक ट्यूब। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। हाइड्रोमीटर इज़ अ ग्लास ट्यूब। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ये एक ग्लास की ट्यूब बनी होगी विद अ स्केल मार्क्ड ऑन इट्स स्टेम। ठीक है ना, ये क्या है, ट्यूब पे इसकी रीडिंग्स मार्क हुई हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हैवी वेट इन द बॉटम, ये हमारे पास एक हैवी वेट इसकी बॉटम में रखा हुआ है। इट इज़ पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, इसको हमने किस में किया हुआ है, एक लिक्विड में पार्शली इमर्स्ड किया है, यानी कि ये फुली इमर्स्ड नहीं है। जैसे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था, क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पार्शली इमर्स्ड हो जाता है एक लिक्विड में। इमर्स्ड मीन डूब जाता है पार्शली, सारा नहीं डूबता, थोड़ा सा डूबता है। इट इज़ पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड द डेंसिटी ऑफ विच इज़ टू बी मेजर्ड। ठीक है, जिसकी हमने डेंसिटी मेजर करनी होती है वो इस लिक्विड के अंदर थोड़ा सा डूब जाता है। वन टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इन अ बैटरी, इट इज कॉल्ड एसिड मीटर। अब हमारे पास एक और टाइप है एसिड मीटर की। ठीक है ना, आपने सिंपली क्या करना है, इस हाइड्रोमीटर को उस जौन सा आपके पास जिस चीज़ की आपने क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है, उसके अंदर आपने इसको डिप कर देना है। अब ये आपके पास एक पूरी ट्यूब है ना, ये एक पूरी ट्यूब है, एक पूरा हाइड्रोमीटर है। अब आपने क्या करना है, इसको मिल्क के अंदर, मिल्क की डेंसिटी फाइंड करनी है ना, मिल्क के अंदर आपने इसको डबो देना है, इमर्स्ड कर देना है। तो यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे ये रीडिंग्स हैं, और फिर आप इस रीडिंग के थ्रू आप मिल्क की डेंसिटी को फाइंड कर लेंगे। और अब हमारे पास क्या है, आप एसिड्स के अंदर आप डायरेक्ट, जैसे आप इसको डायरेक्ट मिल्क के अंदर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक चम्मच आप दूध के अंदर रख दें, इसी तरह आप इसको एक चम्मच, एक स्पून कंसीडर कर लें, इसको आपने डायरेक्ट मिल्क के अंदर प्लेस कर दिया। लेकिन आप एसिड्स के अंदर डायरेक्ट इस ट्यूब को नहीं प्लेस कर सकते। ठीक है ना, आप कोशिश करते हैं एसिड से आपका इंटरेक्शन जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आप इस ट्यूब को, ये जो एक ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसको भी एक स्ट्रक्चर के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, आप एक और ट्यूब के अंदर इसको रख लेते हैं, और ये आपके पास क्या है, शक्कर है, और ये आपके पास इसकी नोज़ल है। यानी जब आप इसको प्रेस करेंगे और इस नोज़ल को उस एसिड में रखेंगे तो इसके अंदर आपको जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी उस एसिड की, उतनी अमाउंट लें, और ये जो आपके अंदर लगा हुआ है हाइड्रोमीटर, फिर वो जो हमारा एसिड है ये उसके अंदर डूब जाएगा, पार्शली इमर्स्ड हो जाएगा, और उस एसिड की क्या डेंसिटी बता देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिड मीटर।
तो हाइड्रोमीटर के ज़रिए हमने क्या जाना कि हम लिक्विड्स की क्या फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर एक हमारे पास है जिससे हम मिल्क की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक और है हमारे पास उसको कहते हैं एसिड मीटर, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया है, उससे आप एसिड्स की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वो एसिड मीटर से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपने उसको भी याद रखना है। तो नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, डिफाइन द टर्म प्रेशर। ओके, प्रेशर आप सुन के आप सबके ज़हन में एक अल्फाज आता होगा कि दबाव। ठीक है, दबाव को हम उर्दू में प्रेशर कहते हैं, प्रेशर को सॉरी उर्दू में हम दबाव कहते हैं। ओके हो गया। तो अब हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी एक वॉल्यूम के ऊपर, एक एरिया के ऊपर, एक एरिया है आपके पास स्पेसिफिक, उस एरिया के ऊपर जब आप एक फोर्स लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास टेबल है, एक टेबल है, उसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या है, उस टेबल का एक क्या है, एरिया है, यानी कुछ एक लेंथ है और एक विड्थ है, वो मिलके क्या बना रहा है, उस टेबल का एरिया बना रहा है। तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो उस टेबल के एरिया के ऊपर जो स्पेसिफिक फोर्स लगा रहे हैं आप, वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। तो इसके यूनिट क्या बनते हैं, फोर्स के यूनिट हो गए हमारे पास न्यूटन और एरिया के यूनिट क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये जब ऊपर जाएगा एरिया तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.7। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर। कह रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द आबो हवा है, जो इर्द गिर्द हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा माहौल है, वो क्या कर रहा है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो आपने कभी ये फील किया हो, आपको मैं एक सिनेरियो बताती हूँ। अब आंधी चल रही है, ठीक है ना, क्या अब वैसे तो आप नॉर्मली चल रहे हो, मौसम अच्छा हो, ना हवा चल रही है और ना बहुत गर्मी है, हल्की हल्की हवा चल रही है। वो जो हल्की हल्की, अक्सर ऐसा होता है ना गर्मियों की शाम में ठंडी ठंडी धीमी धीमी हल्की हल्की हवा लगती है, वो हवा क्या होती है, जो आके हमें टच करती है। अगर आपके बाल खुले हैं तो बाल भी उड़ेंगे। वो क्या कर रही है, आपके ऊपर आके एक प्रेशर लगा रही है, प्रेशर ही लग रहा है ना, जो आपको फील हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एयर। ठीक है ना, दिस इज़ प्रेशर। जो मैं आपको थोड़ा ना उसको, जो शाम को ठंडी हवाएं चलती हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो जब आके आपको टकराएंगी तो क्या होगा, आपके बाल उड़ेंगे। ऐसे ही है ना, आपकी अगर आप थोड़ा तेज़ चल रहे हैं और हवा क्या, आप चल रहे हैं नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं और एकदम ज़ोरदार हवा आई है जिसको आप कहते हैं आंधी, तो क्या होगा, आप आगे चल रहे हैं लेकिन आपकी चलने की स्पीड कम हो गई है, और अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं आपको आके इतनी ज़ोर का एयर प्रेशर लगेगा कि आप पीछे को मूव करने लग पड़ेंगे आगे को मूव करने की बजाय, या अगर खड़े हैं तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ एयर प्रेशर। और एक्चुअली दिस एयर प्रेशर होता क्या होता है, आए वो देखते हैं। ये जो हमारा माहौल होता है हम पे प्रेशर लगाता है, वो किसके थ्रू लगाता है, एयर के थ्रू लगाता है। और जो एयर के अंदर गैसेस हैं, आपको पता है एयर किन किन गैसेस से मिलके बनती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन गैसेस से मिलके बनती है। तो वो गैसेस क्या करती हैं, गैसेस के साथ उसमें एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं ना हमारी एयर में, तो वो सारी चीज़ें मिलके एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं हम सब पे। देखते हैं वो क्या है। इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के माहौल में या आबो हवा में देयर आर गैसेस, वाटर वेपर्स। ठीक है, गैसेस जैसे मैंने आपको बता दी हैं एयर में जो होती हैं, और वाटर वेपर्स होते हैं यानी आबी बुखारात होते हैं, एंड डस्ट पार्टिकल्स, यानी 3 चीज़ें, गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल, ये 3 चीज़ें मिलके हमारी क्या बना रही हैं, एयर बना रही हैं। ऑल ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स, यानी इन पार्टिकल्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इन पार्टिकल्स का ना कुछ मैस लाजमी होगा। ठीक है ना, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल द ऑब्जेक्ट इनसाइड द एटमोसफेयर एक्सपीरियंस प्रेशर इन ऑल अराउंड इक्वली। अब पता है क्या करें,
आप एक नॉर्मल कंडीशन को कंसीडर करें। सबसे पहले जो लिखा है मैं आपको उसका मतलब समझाती हूँ। कह रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखें आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब एक सुराख से, एक आपके दरवाजे में सुराख हो, उससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही हो, तो आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या है, उन डस्ट पार्टिकल्स का, इन गैसेस का और वाटर वेपर्स का कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ मास और कुछ ना कुछ वेट है। मास छोड़ें, वेट है इनका। तो वो क्या होगा, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल, ठीक है, इन दीज पार्टिकल्स पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है और इन पार्टिकल्स को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब इन पार्टिकल्स को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स और गैसेस और एयर वेपर्स मिलके हम पे एक फोर्स लगाएंगे। आपने देखा होगा वो जो दरवाजे के सुराख से सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है और उसके अंदर आप देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो क्या होते हैं, वो रुके हुए नहीं होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, कॉन्टीन्यूसली रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन में होते हैं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, आगे पीछे मूव किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है और वो रैंडम मोशंस कर रहे हैं और वो हम पे क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उन पार्टिकल्स के इनसाइड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द एटमॉस्फेयर, वो सारे पार्टिकल्स, वाटर वेपर और गैसेस मिलके क्या बना रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। और इस एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो क्या करेगा, एक प्रेशर फील करेगा। ये सारे जो मिलके एयर बना रहे हैं, पार्टिकल्स, वाटर वेपर, गैसेस, एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अब आप भी एक ऑब्जेक्ट है ना, ह्यूमन बींग्स, तो आपके ऊपर भी क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, तमाम तरफ से इक्वल प्रेशर लगेगा। ओके, आई होप यू गेट इट। चलें आए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट इज़ ईजी टू फिल एयर इन बैलून बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम द ग्लास बोतल। अब क्या कह रहे हैं, आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है ना, एक बलून है, उसके अंदर से हवा को निकालना क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। एयर बलून के अंदर से एयर को निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। लेकिन एक ग्लास बोतल है, एक शीशे की बोतल है, लाइक आप रेगुलर बोतल लाते हैं, कोई स्प्राइट 7 अप ले आते हैं, तो क्या होता है, वो एक ग्लास की बोतल है, तो उसके अंदर से जो एयर होती है, एयर रिमूव, उस एयर को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। क्यों, वाई, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्या है। बाय अप्लाइंग प्रेशर, because pressure inside the bottle is less than the atmospheric pressure। अब जो देखें आपके पास ग्लास बोतल है, ठीक है, उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर है उससे क्या है, कम है। ग्लास के अंदर एयर प्रेशर कम है और ग्लास की बोतल के बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। एक बात ये होगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम अ ग्लास बोतल बिकॉज एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गुड हो गया, कह रहे हैं कि उसमें से एयर को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम है बोतल के अंदर और ग्लास बोतल के बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है। अब एयर पार्टिकल्स किस प्रेशर से किस प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। ये तो सबको पता है कि किसी भी चीज़ ने स्टेबल होना तो वो हायर से लोअर की तरफ मूव करती है, ठीक है ना। एयर पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब हम लेते हैं बैलून की एग्जांपल, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, बैलून है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, एक प्रेशर है और इसके बाहर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। 80 मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। बैलून के अंदर एक प्रेशर है और बैलून के बाहर एक प्रेशर है। अब क्या करते हैं, जब आपके पास एक खाली बैलून होता है, खाली बैलून में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आप क्या करते हैं, उस बैलून के इसको पकड़ते हैं, जो उसका एक होल बना होता है जिसके ज़रिए आप उसके अंदर हवा भरते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने मुंह से या एयर प्रेशर वाला पंप होता है उसके ज़रिए लगा लें आप अपने मुँह से, उसको पकड़ के आप फुल ज़ोर से फूंक मारते हैं, फुल ज़ोर से उसके अंदर अपने मुंह में एयर भर के, अपने मुंह में हवा भर के, फुल प्रेशर लगा के ना उसके अंदर आप हवा भर देते हैं। तो क्या हो जाता है, अब यहाँ पे इसकी वॉल्स में
चारों तरफ से क्या है, अब बैलून के अंदर प्रेशर आ गया है और इसके अंदर जो प्रेशर है वो हायर है एज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैलून के अंदर जो प्रेशर है वो हायर है और जो बैलून के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, लोअर है। तो जैसे ही आप यहाँ से इसका मुंह छोड़ेंगे तो क्या होगा, जितना भी प्रेशर होगा या जितनी भी एयर आपने इसके अंदर भरी होगी वो हायर प्रेशर की होगी ना, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो है और इसके अंदर प्रेशर क्या है, हाई है। तो वो हाई प्रेशर से वो गैसेस किस तरफ मूव कर जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएंगी। और अब ये आपके पास क्या थी, एक ग्लास बोतल थी जिसके ऊपर क्या है, अभी कैप भी नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एयर्स का प्रेशर है वो कम है और जो बाहर एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर से अगर आपने गैसेस को रिमूव करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा। बाहर प्रेशर अंदर प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा और बाहर प्रेशर कम करना पड़ेगा, यानी एक प्रेशर के थ्रू आप इसके अंदर से गैसेस को निकाल सकेंगे। आई होप यू गेट दिस कि कैसे आपके पास बैलून में प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, इसलिए जैसे ही आप छोड़ेंगे तो सारा जो ज़्यादा प्रेशर वाली गैस होगी वो बाहर कम प्रेशर की तरफ आ जाएगी। और हम जैसे बोतल में देखते हैं इनसाइड प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो इस बोतल में से अगर हम गैस निकालना भी चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा, उसके अलावा हम इसमें से गैस नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट हमसे क्या पूछे हैं, व्हाट इज़ बैरोमीटर, गुड हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं बैरोमीटर क्या है। जैसे हमारे पास पीछे हाइड्रोमीटर था, हाइड्रोमीटर किस लिए यूज़ हो रहा था, हमारे पास डेंसिटी फाइंड करने के लिए, लिक्विड्स की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम उस डिवाइस को यूज़ कर रहे थे। अब जो बैरोमीटर है उससे हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की क्या फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने फाइंड की डेंसिटी और बैरोमीटर में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रेशर। ठीक हो गया, ये दिस पी फॉर प्रेशर। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है इसका, बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर, यानी एयर जो हमारे गिरदोनुमा इर्द गिर्द हमारे माहौल पे जो हवा प्रेशर लगाती है हम बैरोमीटर से वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें ना, अभी मैंने आपको एक आंधी वाली एग्जांपल दी थी, तो एयर क्या कर रही थी, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे माहौल पे, हमारे इर्द गिर्द जो एक इन्वायरमेंट है उस पर क्या कर रही थी, एयर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस बैरोमीटर के ज़रिए वो एयर का जो हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो बुक पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, आए मैं ज़रा आपको वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक बैरोमीटर बना हुआ है। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है और ये हमारे पास क्या है, एक मीटर रोड है, ठीक है। और ये जो मीटर रोड है ये कितनी लेंथ है इसकी, 1 मीटर लॉन्ग है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, यानी इसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं। 100 सेंटीमीटर्स जब मिलते हैं तो वो 1 मीटर बनाते हैं। ओके हो गया। ये हमारे पास मरकरी है और इस ट्यूब की लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। तो जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, 101300 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। दिस इज़ ओवर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मरकरी होता है जब वो पहुंचता है 76 सेंटीमीटर पे, ये हमारे पास 70 है ना, ये 70 है, तो यहाँ पे जाके ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा 76। ये देखें, ये मरकरी क्या करता है, 76 मीटर तक एक्सपैंड होना बंद कर देता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ये होगा तो मरकरी हमारा 76 सेंटीमीटर पे एक्सपैंड होगा, यहाँ तक एक्सपैंड होगा और रुक जाएगा। अब क्या होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें लग गया पता कि जो बैरोमीटर है वो मेजर कर रहा होगा 76 सेंटीमीटर पे होगा। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वाई वाटर इज़ नॉट सुटेबल टू बी यूज्ड इन अ बैरोमीटर। कह रहे हैं कि बैरोमीटर के अंदर आप वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। आप बैरोमीटर के अंदर क्या यूज़ कर रहे थे, ऊपर मरकरी। तो आए देखते हैं वो कह रहे हैं कि आप वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते उस मरकरी की जगह पे।
वाटर हैज़ स्मॉलर डेंसिटी। ओके, वो कह रहे हैं कि वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है, स्मॉलर है। तो डेंसिटी क्या होती है, एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। अब आप देख लें आपके पास क्या है, एक आपके पास पत्थर का टुकड़ा है, उतना ही आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है। दोनों का यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसका मास ज़्यादा होगा, पत्थर का मास ज़्यादा होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम बिल्कुल लकड़ी के टुकड़े के जितना ही होगा। इसका मतलब पत्थर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और लकड़ी के यूनिट वॉल्यूम का मास क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह मरकरी जो है ना, उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से ज़्यादा है, इसलिए मरकरी को हमें स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा। और अगर उसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं वाटर, तो वाटर को हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा सेम मैस लेने के लिए, ठीक है ना। जितना मैस मरकरी का होगा उतना मैस लेने के लिए वॉल्यूम हमें बढ़ाना पड़ेगा। Therefore, the height of water column in the tube of barometer would be very large, about 10 meter, which become inconvenient. देखें, आप सबको पता है, अभी हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा कि जो हमारे पास बैरोमीटर की ग्लास ट्यूब की लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी, और नॉर्मल टेम्परेचर पे मरकरी कितना एक्सपैंड हो रहा होगा, 76 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि इतनी नॉर्मल जो प्रेशर होगा हमारे पास, जो 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इस प्रेशर के ऊपर वाटर को कहाँ तक फिल करना पड़ेगा, 10 मीटर तक फिल करना पड़ेगा, जबकि मरकरी को हम 1 मीटर तक फिल कर रहे थे। तो ये 1 × 10 मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा फिल करना पड़ेगा। ओके ना। तो इसका मतलब हुआ कि अब आपके पास वो जो ट्यूब है वो किस कदर लेंथी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनकन्वीनियंट हो जाएगा इतनी लेंथी ट्यूब के साथ हैंडल करना। देयरफॉर यूज़ ऑफ वाटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरोमीटर इज़ नॉट सुटेबल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक अ शक्कर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक टू इट। तो आपको शक्कर दिखाते हैं क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, शक्कर है। इसके साथ आप सब बचपन में कभी ना कभी खेले होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, एक स्मूथ वॉल के ऊपर जब इसको चिपकाते हैं तो क्या होता है, ये उसके साथ स्टिक हो जाता है, यानी चिपक जाता है। तो ये क्यों वहाँ पे चिपकता है, तो इसका मैं आपको सिंपली अल्फाज में आंसर बताना चाहूँगी। जो प्रेशर इसके इनसाइड होगा, इस एरिया के इनसाइड जो एयर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, और जो इसके बाहर प्रेशर होगा वो कम होगा। इस प्रेशर अनबैलेंस की वजह से ये एक स्मूथ वॉल के साथ क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो इसको आप अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, अब जो ये है, ये एरिया है, इसके अंदर जब आप इसको चिपकाएंगे, यानी इसको दीवार के साथ, स्मूथ वॉल के साथ स्टिक करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर एक एयर जो है वो बंद हो जाएगी, यानी इसके अंदर भी एक एयर होगी। तो वो जो एयर का प्रेशर होगा वो किस एयर से ज़्यादा होगा, यानी इसके जो बाहर यहाँ पे एयर का प्रेशर है, उस एयर प्रेशर से इसके अंदर जो एयर होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी अंदर प्रेशर कुछ हो रहा है और बाहर प्रेशर कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्मूथ वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा हमारा शक्कर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं, वाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। कह रहे हैं कि हाइट के साथ हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेरी क्यों करता है, यानी ज़्यादा या कम क्यों होता है। देखें, अब कह रहे हैं कि एट वेरी हाई पोजीशन इन द एटमॉस्फेयर, लाइक जब हम एटमॉस्फेयर में बहुत हाई पोजीशन पे चले जाते हैं। आप एग्जांपल ले लें कि आप किसी माउंटेन एरिया में चले जाते हैं, तो क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम स्मॉल। एयर की जो डेंसिटी है वो स्मॉल हो जाएगी, यानी एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मौजूद होंगे, जो एयर वेपर्स मौजूद होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये होती है ना डेंसिटी हमारे पास, ठीक है ना। तो एयर पार्टिकल, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होंगे और जो वाटर वेपर्स होंगे वो कम हो जाएंगे एक वॉल्यूम के अंदर से, तो उसका मास भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर ऑफ एयर बिकम
स्मॉल। एयर का प्रेशर क्या बन जाएगा? स्मॉल होगा। अब देखिए आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, आप उससे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा। एक ज़रा आपके पास लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उससे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। ऐसे ही जब एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो जो प्रेशर लगाएंगे वो ज़्यादा होगा, और जब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। What does it mean when the atmospheric pressure at a place fall suddenly? अब कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि एक जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली क्या हो जाए? कम हो जाए या फॉल हो जाए, यानी गिर जाए। प्रेशर का एकदम एक जगह पे गिर जाना क्या होता है? आइए इसको ना मैं आपको समझाती हूँ थोड़ी एक एग्जांपल से, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। आप सब ने देखा होगा कि जब बारिश आनी होती है क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अचानक से क्या होगा? सूरज के आगे बादल आ जाएंगे और ठंडी हवा चलने लग पड़ेगी, हल्की हल्की हवा चलने लग पड़ेगी। आहिस्ता 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 वो हवा बहुत तेज़ हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर आंधी टाइप चलने लग पड़ेगी, और फिर क्या बरस जाएंगे? बादल बरसने लग पड़ेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगी? गर्मी होगी। गर्द आलूद जब हमारे पास ज़्यादा होगा, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमारे पास क्या होगा? हमारा जो एटमॉस्फेयर होगा वो हॉट होगा, गर्म होगा। और जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अब जो मौसम है वो ठंडा होने वाला है और कोई ना कोई तूफान या आंधी आने वाली है। ठीक है, इसका सिंपली ये मतलब है। तो इसका सिंपली हमारे पास क्या आंसर होगा? व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स सडनली, जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम गिरता है, सो इट मीन्स दैट इट इज़ फॉलोड बाय स्टॉर्म और रेन इज़ एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा? आप कोई मौसम जो है वो आपका ठंडा होगा, या तो बारिश होगी या तो आंधी आएगी। ठीक है ना? तो जो हमारे महकमा मौसमियात वाले होते हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करके ये एयर प्रेशर ही मेजर करते हैं, जिसकी वजह से वो बताते हैं कि ज़्यादा गर्मी होने वाली है, ज़्यादा सर्दी होने वाली है, क्या होने वाला है। अगर तो उन्हें लगेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है भाई? ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेदर हॉट होने वाला है। अगर उन्हें लगेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि ज़रा ठंडी हवाएँ चलने वाली हैं, आंधी आने वाली हैं, बारिशें आने वाली हैं। तो ठीक है, आई होप यू गेट इट। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? What changes are expected in weather if the barometer reading shows a sudden increase? ठीक है ना, ऊपर जो हमसे सवाल पूछा गया था ना वो इसी किस्म का पूछा गया था। उसमें हमने क्या बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है? हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ होगा तो तब बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आपने ज़रा होशो हवास में रहना है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो सडन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो भी सडन इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, गैसेस और एयर वेपर वाटर वेपर्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, उनका फिर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। चलो आओ हम बुक से पढ़ते हैं। व्हेन बैरोमीटर रीडिंग इंक्रीज सडनली देन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एयर प्रेशर या प्रेशर ऑफ एयर। ठीक हो गया, उन्होंने क्या? एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही हमारे बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो इंक्रीज होगी। द मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट क्लोजर टू वन एंड अदर। ठीक है ना? क्या होगा? जब मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? करीब आ जाएंगे। एंड देयर एनर्जीज इंक्रीजेज, और उनकी एनर्जीज भी इंक्रीजेज हो जाएंगी। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जितनी चीज़ें मिलके जितनी गैसेस मिलके बना रही हैं, हमारे पास एयर बना रही हैं, एटमॉस्फेयर बना रही हैं, उन सब की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। पार्टिकल्स की एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी वो, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सो दैट देयर इज़ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ
एटमॉस्फेयर। तो जब बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और जब एयर प्रेशर हमारे पास कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, यानी बैरोमीटर की रीडिंग जब हमारे पास डिक्रीज होगी तो तब क्या होगा, आंधियाँ चलेंगी, हवाएं चलेंगी, बारिशें होंगी, मौसम ठंडा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने ये दोनों डिफरेंस क्लियर रखने हैं अपने माइंड में। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्टेट पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, आइए वो देखते हैं। द पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। कह रहे हैं कि एक फ्लूइड है, अगर हम अपने लिक्विड के यानी फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे तो वो जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके ना। यानी अब आपके पास एक वाटर है, एक बॉटल में वाटर है, आपने उस वाटर के किसी एक पॉइंट पे क्या किया है, प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, अब आप वो प्रेशर ना कैसे इक्वली सारी डायरेक्शंस में जाएगा, आए वो देखते हैं। आप क्या करें, एक बोतल में लें पानी और उस बोतल में कर दें सुराख। ठीक है ना। आपने ये बोतल ली, ठीक है ना, इसमें आपने ना यहाँ तक भर लिया है पानी, और ये जो सारे सर्कल है ना ये आपने कर दिए हैं इसमें सुराख। ये जो एरो है ना यहाँ पे लगा लें, आपने एक लगा दिया पुली। जब आप यहाँ से लगाएंगे प्रेशर तो ये जितने भी होल है ना इन सब से इक्वल पानी, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर बाहर को आएगा। यानी आपने वाटर के एक पॉइंट पे यानी अपर पार्ट पे वाटर के आपने क्या लगाया है, प्रेशर लगाया, लेकिन वो क्या कर रहा है, इक्वली पूरे लिक्विड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी हर एक होल में से, यहाँ पे जितने भी होल किए होंगे उन सब होल्स में से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर को आएगा, बाहर गिरेगा। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ठीक है। यानी एक पॉइंट पे लगाएंगे प्रेशर तो वो तमाम जितने भी ऑल पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे उन सब पे इक्वली लगेगा, इक्वल अमाउंट में लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 7.16, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। आप कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस की जो है आप वर्किंग को एक्सप्लेन करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं बस आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, बाकी आपने इसकी डेरिवेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। हाइड्रोलिक प्रेस हमारे पास ये है कि आपके पास ये ए पिस्टन है और ये बी पिस्टन है। तो क्या है, आप क्या करेंगे, आपके पास इस सारे एरिया में क्या फील्ड है, एक लिक्विड फील्ड है। अगर आप इस पिस्टन पे लगाएंगे डाउनवर्ड फोर्स तो ये वाला पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। और अगर इस पिस्टन पे आप लगाएंगे डाउनवर्ड फोर्स तो ये वाला पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है ना। दिस इज़ द हाइड्रोलिक प्रेस। तो आपने इसकी ये डायग्राम, इसकी डेरिवेशन वगैरह एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में जो आपकी इलास्टिक लिमिट होती है, यानी जब आप उसको खींचें और खींचने के बाद उसको छोड़ें तो वो अपनी पहली ही हालत में वापस आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखी हुई है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रिटेन देयर शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। रिटेन यानी रखना, वही अपनी हालत रखना। मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो हमारा मैटर होता है वो अपनी शेप को बरकरार रखता है। हम उस पर जितनी भी फोर्सेस लगा लें, जब हम उन फोर्सेस को करते हैं रिमूव तो क्या करता है, मैटर अपनी ही शेप में वापस आ जाता है। दिस इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ आर्किमिड्स प्रिंसिपल। ठीक है। तो इसको स्टेट आर्किमिड्स प्रिंसिपल, तो हमने स्टेट करना है व्हाट इज़ आर्किमिड्स प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन बतानी है और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज़ आर्किमिड्स प्रिंसिपल। When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust act on it equal to the weight of the liquid it displaces. क्या कह रहे हैं कि
जब एक ऑब्जेक्ट टोटली मुकम्मल तौर पे या आधा पानी में डूबता है तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। अब आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में फेंके तो क्या होगा, फेंकेंगे तो वो ऊपर नीचे मूव करेगा, एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसी क्या बात होगी कि लगा लें ये वाटर की सरफेस है, तो वो जो वुडन का हमारा एक पीस है वो यहीं पे रहेगा, वो नीचे क्यों नहीं जा रहा। तो पानी क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है ना, ग्रेविटी नीचे को खींचेगी और पानी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल होके कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा जो वुडन का एक पीस होगा यहाँ पे स्टेबली पड़ा रहेगा। इस तरह अब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट जो टोटली और पार्शली इसमें पड़ा हुआ है वाटर के अंदर। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको देखें ना, सबसे पहले खाली ये लगा लें हमारे पास एक ग्लास है, इसके अंदर क्या था, सिर्फ पानी था। जैसे ही हम इसको एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर भेजेंगे, यानी क्या होगा, लगा लें कि इसको भेजने से पहले वाटर का लेवल ये था। जैसे ही हम इसको, यानी इसको हम एक वुडन बॉक्स कंसीडर कर लेते हैं, ब्लॉक या बॉक्स, जब हम इसको पानी के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल कुछ ना कुछ बढ़ेगा, ऐसे ही है ना, पानी का लेवल। तो जितना पानी, जितना वाटर का वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा उतना वाटर इस पे क्या लगाएगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, एक अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लगेगी जो कि इक्वल होगी, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जितना वेट ऑफ द लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, जब ये नीचे आया है, इसने वेट ऑफ द लिक्विड जितना ये डिस्प्लेस किया है उतनी ही इसके ऊपर क्या लगेगी, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। नेक्स्ट हमसे अगेन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अपथ्रस्ट, ठीक हो गया। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक हो गया। तो हम बताते हैं दोबारा से अपथ्रस्ट क्या होती है। जैसे कि अभी आपको बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर हम रखेंगे तो जितनी अमाउंट ऑफ वाटर, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ही उसके ऊपर क्या लगेगी, उतनी ही उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। द लिक्विड एक्सर्ट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो लिक्विड होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। When some object is immersed into them, जब हम उसके अंदर immersed करेंगे ऑब्जेक्ट को, this is called upward thrust, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर immersed कराएंगे तो क्या होगा, वाटर जो है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, वो क्या कहलाएगी, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट कहलाएगी। तो क्या कह रहे हैं, इफ़ वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेसेस इज इक्वल टू वेट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, कह रहे हैं कि वो जो वेट हमारे पास है ऑब्जेक्ट का वो क्या करेगा, उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा और जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी ही उसके ऊपर क्या लगेगी, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। कि एक ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर कैसे तैरती है उसका प्रिंसिपल बताएं, आए वो बताते हैं। द ऑब्जेक्ट विल नॉट सिंक एंड कीप फ्लोटिंग, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक हो गया। द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेसेस इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कि जो वाटर अमाउंट ऑफ फ्लूइड की, यहाँ से इसका आंसर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का, और यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर बन रहा है अपथ्रस्ट का। तो कह रहे हैं इफ़ वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेसेस, जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा तैर रहा है उसके इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट तैरेगा अगर जो हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस वाटर। तो सेकंड वन हमसे क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, कि चीज़ें कैसे तैरती हैं पानी के ऊपर, उसका प्रिंसिपल बताएं, यानी उसका प्रोसेस बताएं। ओके, आए ये देखते हैं। इफ़ वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड,
कह रहे हैं कि जो वेट हम पानी में इमर्स्ड करते हैं तो उसकी वजह से जो वाटर वेट ऑफ फ्लूड यानी फ्लूड या लिक्विड का जो वेट डिस्प्लेस्ड होता है, अंडरलाइन करते हैं, वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा जो हम फ्लूड में प्लेस करेंगे वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड फ्लूड है वो स्मॉलर अमाउंट में हो और जो वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पानी में फ्लोट नहीं करेगा, फिर सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 7.20 क्या पूछा जा रहा है इस सवाल में हमसे। एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू वाटर। आप सब ने सबमरीन को देखा होगा जिसे आबदोज भी कहते हैं, उर्दू में इसे आबदोज कहते हैं। कह रहे हैं कि ये पानी पे तैरती कैसे है और डूब कैसे जाती है, ठीक है ना। तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि सवाल आता है सबके जहन में कि ये एक बोट टाइप है जिसे सबमरीन कहा जा रहा है, ये कैसे पानी के ऊपर तैर भी रही है और कुछ प्रोसेस के बाद ये पानी में डूब भी रही है। तो क्या प्रोसेस क्या है, तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। इफ़ अ सबमरीन इज़ नॉट फिल्ड विद सी वाटर, कह रहे हैं कि अगर सबमरीन के अंदर सी वाटर नहीं फिल होगा, वो खाली होगी, एम्प्टी होगी, देन इट्स वेट इज़ लेस देन अपथ्रस्ट। कह रहे हैं कि जो वाटर की अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो क्या होगी, शिप के वेट से कम होगी। ठीक हो गया, जो वेट होगा शिप का वो अपथ्रस्ट से कम होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, जो पानी ऊपर को धकेल रहा है शिप को, जब उसमें पानी नहीं फिल होगा वो ऊपर धकेलने वाली फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ सबमरीन। सो देन इट्स फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो इस तरह क्या होगा, वो पानी की सतह पे तैरेगी। बट व्हेन इट इज़ फिल्ड विद वाटर, ठीक हो गया ना। आपको पता है सबमरीन के अंदर ना बड़े बड़े वाटर टैंक्स होते हैं। क्या होते हैं, जब वो खाली होंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी और उसका वेट क्या हो जाएगा, कम होगा, इसलिए वो तैरेगी। जैसे ही हम उन टैंक्स के अंदर पानी भर लेंगे, देखे ना, कह रहे हैं ना, बट व्हेन इट इज़ फिल्ड विद वाटर, उसके टैंक्स में पानी भर लिया जाएगा, देन इट्स वेट बिकम लार्जर एज कम्पेयर्ड विद द अपथ्रस्ट डन टू वाटर, देन इट सिंक इन टू द वाटर। कह रहे हैं कि फिर क्या होगी, देन वेट बिकम लार्जर एज कम्पेयर टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यानी ऊपर धकेलने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसके टैंक्स में पानी भर जाएगा और उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। देन वो क्या करेगी, सिंक हो जाएगी वाटर में यानी डूब जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge weight floats? क्या कह रहे हैं कि एक आप पत्थर फेंकते हैं पानी में तो क्या करता है, वो पानी में डूब जाता है, लेकिन एक इतनी बड़ी इतनी हैवी बोट होती है लेकिन वो पानी में डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो आप एक रॉक, एक पत्थर की शेप कंसीडर करें, लगा लें एक पत्थर ना आपके पास ना कुछ इस तरह से है, रैंडम शेप में है, लेकिन एक बोट क्या है आपके पास, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मैं सिर्फ वो बना रही हूँ। एक बोट आपके पास इस तरह से होती है और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो डेंसिटी आल्सो मैटर, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वाटर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुड। ये जो हमारी बोट होती है किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, और पत्थर हमारा ज़्यादा डेंसर होता है एज़ कम्पेयर टू वुड। ये एक और वजह, और एक वजह है शेप। जो स्टोन की शेप होती है वो एक इरेगुलर शेप होती है। अच्छा, स्टोन की कोई भी शेप होगी ना तो वो पानी में डूब ही जाएगा, ठीक है ना, और बोट नहीं डूबेगी। तो आए इसकी रीज़न पढ़ते हैं। व्हेन पीस ऑफ स्टोन इज़ प्लेस्ड इन द वाटर, जब एक पत्थर का टुकड़ा पानी में रखते हैं, देन upward thrust acting on it due to water is much smaller because the weight of water displaced is less than the weight of piece of stone। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब पानी क्या करेगा
एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी, मच स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है ना, अपथ्रस्ट फोर्स स्मॉल होगी क्योंकि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, देखें अब पत्थर था, पत्थर रखा है, बहुत थोड़ी अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जबकि उस पत्थर का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, पत्थर हमारा डूब जाएगा। यहाँ पे लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जिसमें हमने कहा था कि अगर वेट ऑफ फ्लूइड कम हो और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। यहाँ पे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या लिक्विड छोटा है, स्मॉलर है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ पीस ऑफ स्टोन। पत्थर का वेट क्या है, हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए पत्थर गया डूब। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, अ शिप विद अ ह्यूज वेट फ्लोट। लेकिन कह रहे हैं कि जो हमारे पास शिप होती है, एक बोट होती है, वो बहुत ज़्यादा वजन के साथ भी पानी के ऊपर तैरती है। वाई? Whereas the shape of ship is made such that the weight of water displaced is much greater than weight of ship। अब देखें ना, हम शिप की शेप ऐसी बनाते हैं, ठीक है ना, जब आप एक स्मूथ सर्फ, इसका जो नीचे से बेस होती है क्या होती है, काफ़ी स्मूथ होती है। तो जब आप इसको पानी के ऊपर प्लेस करते हैं एक शिप को, जो कि वुड की बनी होती है, जिसकी डेंसिटी भी कम होती है, वो अपनी शेप की वजह से बहुत थोड़ा पानी डिस्प्लेस करती है, बहुत थोड़े अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज़ मच ग्रेटर देन वेट ऑफ शिप। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो वहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, वाटर डिस्प्लेस हुआ है, और जितना सा भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, वो उसका वेट बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द वेट ऑफ शिप। यहाँ पे अगेन हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगा है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या कह रहे थे कि जो वेट होता है वाटर का, डिस्प्लेस्ड वाटर का, वो होना चाहिए लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए वेट ऑफ शिप। तो यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज़ लेस देन द इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ शिप। तो क्या हो जाएगा, हमारी शिप डूबेगी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट अपवर्ड थ्रस्ट बिकम लार्ज। तो ऊपर को धकेलने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो वेट ऑफ लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, वो लार्जर है और एज कम्पेयर टू वेट ऑफ शिप, इसलिए अपथ्रस्ट फोर्स भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर्ड विद द वेट ऑफ शिप एंड इट फ्लोट्स ओवर वाटर सरफेस, जिसकी वजह से हमारी जो शिप होगी वो पानी के ऊपर तैरेगी। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं 7.22 में, व्हाट इज़ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ के बारे में आप सबने कहीं ना कहीं लाजमी पढ़ा होगा, तो आए अब हम हुक्स लॉ को भी देख लेते हैं। द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो आए ज़रा हुक्स लॉ को हम मैथमेटिकली देखते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है दबाव, दबाव या एक फोर्स, एक यूनिट एरिया पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, स्ट्रेस के इक्वल होती है, यानी F/A। ठीक हो गया, जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही चेंज आएगा। ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा चेंजिंग प्रोड्यूस होंगी। एक दबाव लगाने से अगर हमारी बॉडी का वॉल्यूम, लेंथ या शेप चेंज हो रही है, तो जो चेंज आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक हो गया, तो स्ट्रेस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक हो गया, द अमाउंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टॉर्शन इन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेस के अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया K, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पे वही स्ट्रेन है हमारे पास। नेक्स्ट देखें, ये K इधर ही रहेगा, तो ये स्ट्रेन इस स्ट्रेस के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डेफिनेशन हमें क्या बताई जा रही थी, हम डेफिनेशन देखते हैं, दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक हो गया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, ओके हो गया। और रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज
इक्वल टू कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ठीक हो गया ना। तो आपको मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझा दिया था ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक लिमिट। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो इलास्टिसिटी के बारे में तो अब सबको ही पता होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे या उस मटेरियल पे फोर्स लगाएं और फोर्स को जब हम रिमूव कर लें तो वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। यानी कि एक रबर बैंड, आप एक रबर बैंड लेते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना। जब उसको छोड़ेंगे तो वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ये रबर बैंड की क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट। The limit of stress within which an object can restore its original shape। कह रहे हैं कि एक इतनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, यानी आप उस पर इतनी फोर्स लगाएं, इतना स्ट्रेस लगाएं कि जितना कि वो बियर कर सके। अब आपको ये भी पता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स से ज़्यादा फोर्स से अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो कह रहे हैं कि इतनी फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पे लगाएं कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वो वापस आ जाए, वो फोर्स रिमूव करने के बाद। तो वो क्या कहलाएगी, उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। वेयर स्ट्रेस इज रिमूव्ड व्हेन, ये वेयर नहीं होगा, ये होगा when stress is removed from it is called its elastic limit। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7.23 है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको जो मैंने लेक्चर समझाया है, पढ़ाया है, आपको समझ आएगी। तो इसको अच्छे से देखें, पढ़ें और कोशिश करें कि फ़िज़िक्स को आप जो है ना अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व किया करें, ठीक है ना। और आजकल जैसे मोबाइल की सहूलत सबके पास मौजूद है, तो इसकी एनिमेशंस देखा करें, फ़िज़िक्स के बारे में ख़ुद से भी जानने की कोशिश किया करें आप, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।